पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं हैं और उन्हें सहयोगियों से मुश्किल से हासिल करना पड़ रहा है। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की इस बीच ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और पश्चिम के पास व्लादिमीर पुतिन को शांति के लिए मजबूर करने की एक स्पष्ट योजना है। इसी समय अमेरिकी सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप से यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध पिछले 17 महीनों से क्यों रुके हुए हैं। हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा बयान दिया जो तुरंत सभी समाचार एजेंसियों में फैल गया और मैं उसे आगे उद्धृत करता हूं। व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते, लेकिन वो इसे रोकेंगे। हमारे पास अपने साझेदारों के साथ एक योजना है। ये सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी। हालांकि कुछ विवरण फिर भी मौजूद हैं। लेकिन ठीक इससे पहले उन्होंने एक और कहीं अधिक व्यावहारिक और चिंताजनक बात बताई। यूक्रेन के पास पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आवश्यक मात्रा में केवल एक मिसाइल बची है और इसलिए वो ट्रंप से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम कुछ मिसाइलें बेच दें, लेकिन वे अड़ जाते हैं और बेचना नहीं चाहते। वहीं पोलैंड ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें देने के लिए तैयार है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ शर्तों के साथ। और आज एक और बात सामने आई है। दो अमेरिकी सेनेटर अपनी ही राष्ट्रपति प्रशासन से ये स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध पिछले 17 महीनों से क्यों स्थगित हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता था तो डोनाल्ड ट्रंप के लगभग पूरे दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका के प्रतिबंध रुके हुए हैं। कुल मिलाकर आइए समझते हैं कि जेलेंस्की और उनके साझेदारों की क्या योजना है। क्या वाकई ऐसी कोई योजना है और उसमें क्या क्या शामिल है? क्या हमें रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइलें मिलेंगी और रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ क्या हो रहा है? मेरा नाम अलेक्से पेची है। पेची, आइए इस विषय को साथ में समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। अभी इसी वक्त कृपया जांच लें कि क्या आपने इस वीडियो के नीचे दिए गए YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। संभव है कि आप काफी समय से देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं उसी योजना से जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन को शांति के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसके बारे में हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने असल में कहा कि कीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के पास एक साझा योजना है जिससे मॉस्को को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। ये रणनीति रूसी तानाशाह पर संयुक्त दबाव बनाने पर आधारित है। उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर हमले जारी रखेगा। रूस पर हमले और बढ़ाए जाएंगे, जबकि पश्चिम को न सिर्फ इन हमलों का समर्थन करना चाहिए बल्कि इसमें मदद भी करनी चाहिए और साथ ही कुछ समानांतर प्रक्रियाएं भी शुरू करनी चाहिए। बाद में योजना के बारे में कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं। जेलेंस्की ने कहा, उद्धरण, हमें युद्ध को रूस की धरती पर वापस लाना है। इसके बाद रूसी समाज इस युद्ध के परिणामों को महसूस करेगा और अपनी सरकार पर दबाव डालेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि मोर्चे की लाइन को बनाए रखना और रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक हमले जारी रखना आवश्यक है, जबकि साझेदार यूक्रेनी वायु रक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने रूस में नई लामबंदी की लहर को लेकर दी गई चेतावनियों की भी याद दिलाई। उनके अनुसार क्रेमलिन इसे इस पतझड़ के लिए तैयार कर रहा है, ठीक राज्य ड्यूमा के इन दिखावटी चुनावों के तुरंत बाद। और उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया, ये साबित करने के लिए कि यूक्रेन की रणनीति पहले से ही काम कर रही है। पिछले 6 महीनों में यूक्रेनी बलों ने अलेक्जेंड्रोव्स्की की दिशा में 26 बस्तियों को मुक्त कराया है और आज डिप स्टेट ने वैसे नक्शे अपडेट किए हैं और सच में दिखता है कि हाल के समय में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर आगे बढ़त हासिल की है। और पुतिन के ये सारे बयान कि रूसियों ने हर दिशा में हमला किया है और हर दिन नए शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, ये सब पूरी तरह से बकवास है। बस मैं तो रूस पर हो रहे हमलों की बात ही नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल अलग कहानी है। एक और बात जो जेलेंस्की ने जिक्र की वो थी 10 अगस्त को किए गए रूस के आंतरिक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़े, जिनसे पता चलता है कि रूसियों में युद्ध समाप्त करने के पक्ष में लोगों का अनुपात बढ़ रहा है। और 4 अगस्त को उनके अनुसार कीव
डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों के साथ रूस पर दबाव बनाने के तरीकों को लेकर रोजाना बातचीत कर रहा था। इसी बीच क्रेमलिन ने घोषणा की कि वो फिर से स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर का स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कथित तौर पर फिर से बातचीत करने और किसी तरह की वार्ता के लिए तैयार हैं। और आज एक बहुत ही दिलचस्प बयान सामने आया मेरी नजर में, खास तौर पर रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख सर्गेई ryabkov ने कहा कि अमेरिका ने रूस को कूटनीतिक चैनलों के जरिए कोई जानकारी नहीं दी है। Предложение Зеленского по вопросу мирного урегулирования. और रूस अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉव और जैरेड कुशनर की योजनाएं ज्ञात होने पर उनके स्वागत की व्यवस्था तुरंत कर सकता है। आगे उनकी टिप्पणी है, मेरा मानना है कि यह मुद्दा नजर में बना हुआ है। समय समय पर इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बातें उछाली जाती रहती हैं। हम निश्चित रूप से उनकी वास्तविक योजनाएं स्पष्ट होने पर उनके स्वागत की व्यवस्था तुरंत कर सकते हैं। खैर, यहाँ मूल रूप से सब कुछ है। अब हैरान होने की कोई बात नहीं है। ये बस एक जंगली प्राणी है, सेरियोझका ryabkov, जो कहता है हमें कूटनीतिक चैनलों के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के प्रस्ताव नहीं मिले। अरे तुम लोग तो पूरी तरह बेवकूफ हो। मेरी समझ से बहुत पहले ही प्रस्ताव दिए और भेजे जा चुके हैं। जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बात की थी। जेलेंस्की, उदाहरण के लिए, पूरी इस रूस पर बड़े पैमाने पर हमलों की कार्रवाई से पहले व्लादिमीर पुतिन को जेलेंस्की ने साफ तौर पर एक खुला पत्र लिखा था। खुला पत्र, हर रूसी नागरिक उसे पढ़ सकता था। और ryabkov कहते हैं हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि बात किस बारे में हो रही है। मतलब वो हमेशा खुद को बेवकूफ दिखाने के आदी हैं। हालांकि नहीं, वो दिखाते नहीं हैं, असल में वो बेवकूफ ही हैं। अच्छा, लेकिन हम मुद्दे पर वापस आते हैं। असल में बात यह है कि रूस पर अधिक से अधिक हमले किए जाएं ताकि रूसियों को खुद पर युद्ध का असर महसूस हो, ताकि खुद रूसी लोग अपने टेडी बियर जैसे तानाशाह पुतिन पर दबाव बनाना शुरू करें। मैं इस तरीके का मूल्यांकन नहीं करूंगा कि यह कितना वास्तविक है कि रूसी लोग अचानक कुछ समझ जाएंगे, लेकिन बात असल में इसी पर आकर टिकती है, बल्कि उस रणनीति पर भी जिसमें रूस की तेल निर्यात और किसी भी तरह के निर्यात से पैसे कमाने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। क्योंकि नोवरोसियस्क के बंदरगाहों पर हमले, उदाहरण के लिए, ये दिखाया कि हम अनाज टर्मिनलों पर भी हमला कर रहे हैं ताकि रूस अनाज के निर्यात से भी पैसे न कमा सके। लेकिन इससे पहले जेलेंस्की ने कुछ ऐसा बताया जो इस योजना के बारे में आशावाद से बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार यूक्रेन के पास अभी केवल लगभग 1/3 आवश्यक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। 2026 में यूक्रेन को कुल मिलाकर 2025 की तुलना में 2.5 गुना कम मिसाइलें मिलेंगी। इसके साथ ही रूस अब हर महीने पिछले साल की तुलना में 2 गुना ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 के अप्रैल के बाद से यूक्रेनी आम नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना बन गया है। और इसी माहौल में जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि वो रोजाना सहयोगियों से अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, लाखों फोन कॉल्स कर रहे हैं और इन वार्ताओं का एक हिस्सा तो वो सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी उजागर नहीं कर सकते। आगे उनकी बात का उदाहरण है, यही है मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, 1% से लेकर 5% तक। मेरे पास कुछ महीने हैं और लाखों फोन कॉल्स हैं। मैं किसी चीज के बदले पेट्रियट मिसाइलें पाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसे काम करता हूं जिनके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ 5% अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों का भंडार ही सर्दी निकालने के लिए काफी होता, और अगर अमेरिकी भंडार से 10% मिल जाएं तो सभी रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। और जैसे कि जेलेंस्की ने कहा, अगर अमेरिका हमें अपने पैट्रियट मिसाइलों के 5% भंडार बेच दे, ना कि दे या तोहफे में दे, बल्कि बेच दे, हम सर्दी काट लेंगे और लोगों की जान बचा लेंगे। ट्रंप के उस वादे के बारे में कि वो यूक्रेन में पैट्रियट के उत्पादन के लिए लाइसेंस देंगे, जेलेंस्की ने भी बिना किसी भ्रम के अपनी बात रखी। एनकारा में नेटो समिट के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन को ये जटिल इंटरसेप्टर खुद बनाने की इजाजत देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो इस विचार को लेकर आश्वस्त नहीं है। और अब जेलेंस्की के मुताबिक बात यहां तक पहुंच गई है कि ट्रंप के शुरुआती बयानों के बाद पेट्रियट बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि कीव आए थे ताकि इस संभावना पर चर्चा कर सकें। यहां तक कि वहां जगहें और लोकेशन भी तय की जा रही थी
कि ये सब कहां और कैसे किया जाएगा, लेकिन आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि ट्रंप ने अपना मन बदल लिया। जुलाई के आखिर में व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप से कम पेट्रियट के लिए 100 मिसाइलें सीधे देने की गुजारिश की थी। ट्रंप ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि गोला बारूद अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। баз на Ближнем Востоке. आखिरकार उन्होंने बाद में पत्रकारों से सीधे तौर पर कहा, उद्धरल, हमें खुद इन मिसाइलों की जरूरत है। और फिर व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन के लिए 100 मिसाइलें मांगी। और यही एक अलग बात है जो समझाती है कि पैट्रियट निर्माता सीधे क्यों ट्रंप ने मना कर दिया, ये समझाते हुए कि गोला बारूद अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने जुलाई के अंत में लाइसेंस ट्रांसफर का विरोध किया क्योंकि वे डरते हैं कि यूक्रेनी इन मिसाइलों को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ लेंगे और इन्हें औद्योगिक स्तर पर बनाना शुरू कर देंगे। ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइलों के लिए भी सीधे तौर पर मना कर दिया। ट्रंप ने मना कर दिया, यहाँ के गोला बारूद रक्षा के लिए हैं और सबसे बड़ी बात, ये मौजूदा अमेरिकी लाइनों की तुलना में सस्ते हैं, तब उन्हें भी अपना उत्पादन सस्ता करना पड़ेगा। सीएनएन को जुलाई में दिए इंटरव्यू में वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप से सीधे तौर पर मिसाइलें मांगी थी। ट्रंप कि व्लादिमीर पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं किसी छोटी बाल्टिक सहयोगी देश पर हमला करके। आगे उनकी बात है, व्लादिमीर पुतिन नहीं जानते कि इस युद्ध को बिना बड़े कब्जे या बड़ी जीत के कैसे खत्म किया जाए। जुलाई में व्हाइट हाउस में वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप से पेट्रियट के लिए सीधे तौर पर मिसाइलें मांगी थी। ट्रंप ने मना कर दिया, ये समझाते हुए कि गोला बारूद अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी है। अब एक खास देश है जो अभी ये तय कर रहा है कि यूक्रेन को पेट्रियट के लिए मिसाइलें देकर मदद करे या ना करे। और यहां मैं साफ कह दूं कि इसमें अपने निजी स्वार्थ भी शामिल हैं। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री के अनुसार आने वाले दिनों में पोलैंड सरकार को यूक्रेन को अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की खेप देने पर अंतिम फैसला लेना है। इसके साथ ही वार्सो अपनी सुरक्षा जरूरतों को भी ध्यान में रखेगा और अंतिम फैसला सबसे उच्च स्तर पर लिया जाएगा। यानी यूक्रेन और पोलैंड के बीच इन सभी राजनीतिक घोटालों के बावजूद ये मुमकिन है कि पोलैंड ही हमें पैट्रियट मिसाइलों के साथ मदद करे, लेकिन फिर भी यह एक बिल्कुल निजी स्वार्थ का सवाल भी है। नहीं, पोलैंड की सरकार ने अचानक यूक्रेन को पसंद नहीं किया है और ना ही उसने उसकी मदद करने का फैसला किया है। और यही है जो वास्तव में पोलैंड की स्थिति पर असर डालता है। यह हाल ही में हुआ रूसी मिसाइल के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसाने की हालिया घटना है। याद है जब वो 70 किलोमीटर तक उड़ती हुई कहीं एक खेत में जा गिरी थी। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री कोसिनियाक कामिश ने बयान दिया, उद्धरण, सभी राजनीतिक बहसों के बावजूद कि क्या हमने मिसाइलें सौंप कर सही किया या नहीं, वे कहते हैं, मैं आज ही और भी सौंपने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसी मिसाइल को यूक्रेनी क्षेत्र के ऊपर ही मार गिराया जाए। यानी डर यह है कि अगली रूसी मिसाइल कहीं खेत में नहीं बल्कि पोलैंड के किसी शहर में जा गिरेगी। ये डर किसी भी तरह की नौकरशाही, शंका या राजनीतिक घोटालों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ और ईमानदारी से कहे तो इन्हीं कारणों से पोलैंड ये फैसला ले रहा है कि चलिए अब यूक्रेन को इंटरसेप्टर दे देते हैं ताकि वो अपनी ही सीमा में मिसाइलों को रोक सके जिससे वे पोलैंड की तरफ ना आए। लेकिन अगर यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन का गला घोटने के लिए एक समन्वित योजना चाहती है तो ये याद रखना जरूरी है कि प्रतिबंधों का दबाव भी जरूरी है और इसमें कुछ समस्याएं हैं। दो डेमोक्रेट सेनेटर्स, ये हैं एलिजाबेथ वॉरेन और क्रिस कून्स, ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को एक खुला पत्र भेजा है जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है क्यों डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कंपनियों, बैंकों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ नियमित लक्षित प्रतिबंधों को बेवजह रोक दिया है जो रूस को मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद कर रही हैं। जबकि शांति वार्ताओं से कोई भी परिणाम नहीं निकला है। सांसदों के अनुसार ये विराम पहले ही 17 महीनों से चल रहा है।
अमेरिका ने रूस के खिलाफ आखिरी बार बड़ी पाबंदियां अक्टूबर 2025 में लगाई थीं। तब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूसी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकुन पर पाबंदियां लगाई थीं। सांसदों का मानना है कि यह कदम एक बार का था, किसी व्यवस्थित नीति का हिस्सा नहीं था, और वे ये भी बताते हैं कि रूस आसानी से मौजूदा प्रतिबंधों को पार कर लेता है। सांसदों ने व्हाइट हाउस के लिए एक और असुविधाजनक तथ्य भी याद दिलाया। वाशिंगटन ने ईरान और क्यूबा के साथ बातचीत के दौरान भी उन पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा था। इसलिए ये बहाना कि हम प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि तनाव ना बढ़े क्योंकि हम मॉस्को से बातचीत कर रहे हैं, ये सब बकवास है। इसके अलावा सांसदों ने अपनी ही स्वीकारोक्ति का हवाला दिया। मार्को रूबियो ने इसी साल मई में कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत से कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और कोई सक्रिय शांति वार्ता नहीं चल रही है। इसलिए मुख्य सवाल जो वे पूछते हैं वह शब्दशः इस प्रकार है: अगर प्रशासन ने रूस के खिलाफ नियमित प्रतिबंधों को शांति वार्ता के कारण रोक दिया था और ये वार्ताएं कई महीने पहले ही गतिरोध में आ गई थीं, तो प्रशासन ने नियमित और बार बार लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को फिर से शुरू क्यों नहीं किया? क्या प्रशासन यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति के लिए प्रभाव के साधनों को बहाल करेगा? और फिर आगे सीनेटरों ने मार्को रूबियो और स्कॉट बेसेंट को 28 अगस्त तक लिखित जवाब देने की समय सीमा दी। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने रॉयटर्स को दिए गए अपने बयान में सिर्फ इतना कहा कि प्रशासन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करता रहेगा। और इसी बीच जापान, मैं याद दिला दूं, इसी महीने अमेरिकी कांग्रेस के सेनेट ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का नया कानून पारित किया। लेकिन इसका भविष्य अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये कानून ट्रंप को अमेरिकी सहयोगी देशों के सामानों पर, जिसमें जापान और कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं, नए शुल्क लगाने का अधिकार दे सकता है। और ये कानून अभी प्रतिनिधि सभा से भी पारित होना बाकी है और फिर ट्रंप के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। अब आइए इन सबको एक साथ जोड़कर देखें। जेलेंस्की संयुक्त रूप से व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने और युद्ध को रूस की धरती पर ले जाने की योजना की बात कर रहे हैं ताकि रूसी समाज खुद इसके परिणामों को महसूस कर सके। लेकिन साथ ही वे खुद मानते हैं कि यूक्रेन के पास जरूरी इंटरसेप्टर में से सिर्फ एक ही है, पैट्रियट, और वे इन रॉकेटों में से थोड़ी सी भी ज्यादा हासिल करने के लिए दिन रात अपारदर्शी सौदों और लाखों कॉल्स में समय बर्बाद कर रहे हैं। पोलैंड जैसे मदद करने को तैयार है, लेकिन अब जब उसे अपनी ही मिसाइल खतरे का डर लगने लगा है और खुद अमेरिका में, जहां से मॉस्को पर मुख्य दबाव आना चाहिए, दो सेनेटर सार्वजनिक रूप से अपनी ही राष्ट्रपति प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिबंधों का हथियार 1.5 साल से बस यूं ही बंद पड़ा है, जबकि कूटनीति बहुत पहले से ही ठप पड़ी है और बातचीत भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो ये जो पुतिन को दबाने की योजना है, ईमानदारी से कहे तो फिलहाल ये सिर्फ इरादों और बयानों के स्तर पर ही मौजूद है। असल में समन्वित कार्यों की तुलना में सैन्य समर्थन तो इतना भी नहीं है कि सर्दियों में जीवित रहा जा सके। और आर्थिक दबाव, जिसे ट्रंप प्रशासन खुद बातचीत की आवश्यकता के तौर पर समझाता था, वो उन बातचीतों के ठप पड़ जाने के बाद भी निष्क्रिय बना हुआ है। इसलिए एकमात्र प्रतिबंध, एकमात्र हथियार जो इस समय पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर सकता है, वो सच में केवल जंगली गंदे रूसियों पर लगातार भारी हमले जारी रखना ही है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो ये YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए किया जा सकता है। इस वीडियो के नीचे स्पॉन्सर करें बटन पर क्लिक करें। समर्थन का कोई भी सुविधाजनक तरीका चुनें। इस चैनल के काम के लिए आपके किसी भी समर्थन का मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।